गैर मुस्लिम बादशाह ने सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी को दावत पर बुलाया और कुत्ते का गोश्त बनवाकर अपनी मलिका को पेश करने का हुक्म दिया। लेकिन जब सुल्तान ने अपने प्याले से एक लुकमा उठाया तो बादशाह की रगों में खून जिम गया हुआ में तलवारों की तेज धार की खुशबू तीर रही थी। ये 1187 ईस्वी का मौसम खिजा था और बैत अल मक़दस की आज़ादी के बाद के महीने। फिजा में फतह की मिठास भी थी और इंतजार की कड़वाहट भी। सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी का खैमा, जो अमूमन सादगी की मिसाल हुआ करता था, आज कुछ मुख्तलिफ था। दौर से आते हुए कासिद के घोड़े की टापों ने खामोशी तोड़ी। खत पर बादशाह रेमांड अल-सालिस की महर थी, जो तराबलस का हुक्मरान था। दावत थी, सुलह की बातचीत के नाम पर सुल्तान के मुशीरों की आंखों में शुबा तेरा। अमीर बेक अल-दीन सुल्तान का वफादार साथी बोल उठा, सुल्तान, ये सांप की बिल में हाथ डालने के मुतरादिफ है। रेमांड की आंखों में बदले की आग है। इसके बेटे को हमारी फौज ने जंग में गिरफ्तार किया था। ये दावत, ये मेहमान नवाजी कहीं किसी और हिजाल का हिस्सा तो नहीं? सलाह अल-दीन ने खत के कोने को उंगलियों से सहलाया। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने सहरा की रातों में सितारों से बात की हो। उनके चेहरे पर मौजूद लंबी दाढ़ी में चंद सफेद बाल चमक रहे थे, जिन्हें वो अक्सर मुस्कुराते हुए संवारते। बेक अल-दीन, उन्होंने आवाज दी जो नर्म मगर ठोस थी, दुश्मन को मेज पर बिठाकर देखना जंग के मैदान में देखने से कहीं बेहतर होता है। इंसान की असल अजमत इसके हथियारों में नहीं, इसके अखलाक के कले में होती है। हम जाएंगे। और फिर वो दिन आ ही गया। सुल्तान का काफिला भारी हथियारों के बजाय हदियों के संदूक लेकर तराबलस के किले की तरफ बढ़ रहा था। किला एक पहाड़ी पर किसी गुरूर की तरह खड़ा था, इसकी आसमान को छू रही थी। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। खादमों के चेहरे बेरू थे। हुआ में ऊद की खुशबू नहीं बल्कि पक्के हुए गोश्त की एक भारी गैर मालूम सी बो थी जो नाक में झुनझुनाहट पैदा कर रही थी। शाही दरबार एक वसी हाल में सजा था। सोने के तख्त पर रेमांड अल-सालिस बैठा था। इसकी आंखें तन और चेहरा कशीदा था। इसके बराबर वाले तख्त पर उसकी मलिका इलीना बैठी थी। इसका लिबास तो शाही था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद अपने ही जिस्म में कैद हो। इसकी नजरें जमीन पर जिमी थीं। सुल्तान सलाह अल-दीन, रेमांड की आवाज गूंजी, जिसमें खुश आमदीद से ज्यादा चैलेंज था। आपकी आमद ने हमारे इस घर को नूर बख्शा है। सलाह अल-दीन ने सर झुकाकर सलाम किया। उनकी हरकत में कदरे तकल्लुफ था, मगर इज्जत का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। बादशाह, सलामत की दावत हमारे लिए एजाज है। बातचीत शुरू हुई। सरहदें, कदी, मुआहदे, हर लफ्ज एक जहरीले तीर की तरह हवा में चल रहा था। रेमांड की बातों में खटास थी। वो बार बार अपने गुमशुदा बेटे का जिक्र करता, सलाह अल-दीन की रहमत की तारीफ करता, मगर हर लफ्ज में एक कांटा छुपा था। सलाह अल-दीन सबसे सुनते, जवाब देते, इंसाफ की बात करते। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो रेमांड की बेचैनी को और भड़का रही थी। फिर खाने का वक्त आया। दस्तरखान पर सोने चांदी के बर्तन चमक रहे थे। खादिम खाना लाने लगे। जब सुल्तान सलाह अल-दीन के सामने का प्याला रखा गया तो इसी अजीब सी बोने हुआ को गिनवा कर दिया। प्याले में गोश्त के टुकड़े थे, लेकिन उनकी साख्त रंग सब कुछ आम बकरे आगाए के गोश्त से मुख्तलिफ था। ये रंग गहरा भूरा था, रेशे मोटे और दुरुस्त नजर आते थे। रेमोंड की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। इसने अपनी मलिका इलीना की तरफ देखा, जो एक पिल के लिए सहमी हुई सी नजर उठाकर फिर नजरें झुका चुकी थी। रेमंड ने अपनी आवाज में एक झूठी मिठास घोलते हुए कहा, सुल्तान, आपकी शोहरत सारे आलम में है। आज हमने आपके लिए हमारे यहाँ की एक खास डिश तैयार कराई है। ये गोश्त हमारे खित्ते का एक नायाब जानवर है, जिसका जायका बहुत लजीज होता है। मेरी प्यारी मलिका इलीना ने खुद इसे आपके सामने पेश करने की ख्वाहिश की थी। ये कहते हुए इसने मलिका की तरफ इशारा किया। मलिका इलीना का चेहरा सफेद पड़ गया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने उठकर एक खादमा से सोने का तरनुमा लिया और सुल्तान सलाह अल-दीन के सामने रखे प्याले में से कुछ गोश्त इसमें डाला। इसका हर हरकत में जबर था, शर्मिंदगी थी। इसने प्याला सुल्तान के करीब करते हुए आंखें उठाकर एक पिल के लिए सुल्तान को देखा। इस नजर में मुआफी थी, बेबसी थी, एक खामोश चीख थी। हाल में सन्नाटा छा गया। सलाह अल-दीन के साथ आए हुए अमीर बेक अल-दीन की सांस उखड़ गई। वो समझ गए थे ये कोई नायाब गोश्त नहीं था। दो शक्ल, रंग, सब बता रहे थे कि यह हराम गोश्त था, मुमकिना तौर पर कुत्ते का। ये एक सरी तौहीन थी, एक ऐसा हमला जो तलवार से नहीं खाने की मेज से किया जा रहा था। मकसद सुल्तान को जलील करना था, उनके दीन की तौहीन करना था, और अगर वो गुस्से में आ गए तो फिर मेहमान को सताया का बहाना बनाकर कोई और साजिश रची जा सकती थी। सारा दरबार, हर नौकर, हर मुहाफिज, हर दरबारी सुल्तान सलाह अल-दीन के चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था। रेमंड के होंठों पर एक फैलती हुई मुस्कुराहट थे। इसका सारा बदन इंतकाम की एक खामोश जीत महसूस कर रहा था। सुल्तान सलाह अल-दीन ने अपने सामने रखे हुए इस सोने के तरनुमा को देखा। इसमें पड़ा हुआ गोश्त। फिर उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया। उनकी नजर सबसे पहले मलिका इलीना पर पड़ी, जो अब भी खड़ी थी। इसका सर शर्म से झुका हुआ था, आंखें नम। फिर उन्होंने रेमंड की तरफ देखा, जो बेसब्री से मुंतजिर था। एक लम्हा गुजरा, फिर सुल्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां सोने के कांटे की तरफ बढ़ीं। हाल में मौजूद हर शख्स का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। बेक अल-दीन का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर जा पहुंचा। क्या सुल्तान गुस्से में आ जाएंगे? क्या वो प्याला उठाकर फेंक देंगे? क्या वो बादशाह को ललकारेंगे? लेकिन कुछ नहीं हुआ। सलाह अल-दीन ने कांटा उठाया। उनकी उंगलियां पुरसुकून थीं। उन्होंने तरन्नय में से गोश्त का एक लुकमा उठाया।
इसे देखा, फिर अपनी आवाज को इतना नर्म और वाज रखते हुए कि हाल के आखिरी कोने तक सुनाई दे बोले, बादशाह सलामत। आपकी मेहमान नवाजी बेमिसाल है। और मलिका का ये इंतखाब, उन्होंने लुकमे को हुआ में थामे रखा। रेमंड की सांस रुक गई। वाकई नायाब है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन ने वो लुकमा अपने होठों के करीब ले जाया, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खेली, और फिर उन्होंने वो लुकमा मलिका इलीना की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन हकीकी नजाकत और लज्जत का हकदार तो वो होता है जिसने इसे मुंतखब किया हो। सलाउद्दीन ने अपनी आवाज में एक शाइस्ता गर्मजोशी भरते हुए कहा, बराए मेहरबानी मलिका, आप पहले जायका चखें। आपकी ख्वाहिश पर तैयार होने वाली ये डिश आपके मुंह का जायका बने, यही मुनासिब है। हाल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे मौत ने अपना पर फैला दिया हो। रेमंड का चेहरा पिल भर में जर्द, फिर सब्ज, फिर सुर्ख हो गया। इसकी आंखें बाहर को निकली हुई महसूस हो रही थीं। इसकी रगों में सचमुच खून जिमसा गया था। इसका पूरा मंसूबा, इसकी सारी साजिश, इसकी बदले की आग, सब इस एक हरकत में खाकिस्तर होकर रह गई। सुल्तान ने ना तो इनकार किया था, ना गुस्सा दिखाया था, ना तौहीन की थी, बल्कि अपनी जहानत और बेमिसाल अखलाक से वो जहर उसके अपने ही घर की मलिका के सामने कर दिया था। मलिका इलीना की हालत नागुफ्ताबा थी। इसका बदन लरज रहा था। इसने अपने शौहर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खौफ और गुस्से की आग भड़क रही थी। इसने सुल्तान की तरफ देखा, जिनकी आंखों में नरमी थी, समझदारी थी, एक ऐसी ताकत थी जो तलवार से नहीं दिल से आती थी। वो नहीं, मैं। मलिका के होंठ कांपे। बराए मेहरबानी मलिका। सलाउद्दीन ने अपना हाथ और करीब कर दिया। उनकी आवाज में कोई जबर नहीं, सिर्फ एक शाइस्ता इसरार था। मेहमान की खुशी यही है कि मेजबान इसकी रफाकत से लुत्फ अंदोज हो। रेमंड बेबस था। वो कुछ बोल नहीं सकता था। अगर वो रोक देता तो पूरे दरबार के सामने ये एतराफ हो जाता कि गोश्त में कुछ गलत है। अगर वो ना रोकता तो इसकी अपनी बीवी को वो खाना खाना पड़ता जिसे वो मुसलमान सुल्तान के लिए हराम समझता था। इसका सारा गुरूर, इसका सारा गुस्सा इसके सामने ही पाश पाश हो रहा था। मलिका इलीना ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। इसकी उंगलियां कांप रही थीं। इसने वो लुकमा लिया। इसकी आंखें बंद थीं। इसने अपने मुंह में डाल लिया। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर लुढ़क गया। वो निगल नहीं पा रही थी। इसका गला राका हुआ था। ये देखकर सलाउद्दीन ने अपना हाथ फैलाया और अपने पास रखा हुआ पानी का कप उठाकर मलिका की तरफ बढ़ा दिया। पानी पी लीजिए मलिका। शायद जायका आपकी तवक्को से ज्यादा तेज निकल आया हो। ये एक और कारीवार था। रेमंड अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया, जैसे इसके तमाम आज़ा ने काम करना छोड़ दिया हो। सुल्तान सलाउद्दीन ने फिर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने सामने रखे हुए रोटी के टुकड़े को छुआ। उन्होंने इसे दबाया, इसमें थोड़ा सा नमक लगाया और इसे खा लिया। फिर उन्होंने रेमंड की तरफ देखा। उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत, सिर्फ एक गहरी दुख भरी समझदारी थी, जैसे कोई उस्ताद अपने जिद्दी शागिर्द को देख रहा हो। बादशाह सलामत। सलाउद्दीन ने बात शुरू की। उनकी आवाज अब भी पुरसुकून थी।